अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम हेलो फरमाइश लेकर हाजिर खिदमत हैं। शेरबीन टाइम। आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। जी राम जी, उसके मूल्य में क्या है? किसान भाइयों, दो चीजें। एक, गरीब को काम मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मिलना ही चाहिए। और इस बिल में हमने प्रावधान किया 100 दिन नहीं 125 दिन रोजगार की गारंटी। इसमें प्रावधान किया कि मजदूरी भी देंगे, 100 दिन नहीं 125 दिन देंगे, लेकिन उससे गांव की तस्वीर भी बदल के मानेंगे। विकास के काम गांव में होंगे। एक तरफ तो इसको गांव के विकास से जोड़ दिया कि पैसा है, रोजगार मिलेगा, लेकिन उस रोजगार से काम भी होगा और काम गांव की तस्वीर बदलेगा। स्कूल हो, सड़कें हो, नाली हो, पुल पुलिया हो। अरे हम तो खेत की सड़कें भी बनाएंगे, अगर कहीं नहीं होगी तो खेत सड़क भी बनाएंगे। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सभी सामीन व नाजरीन की खिदमत में मेरा खुलूस भरा सलाम पहुँचे। दोस्तों, हम जितने भी प्रोग्राम तैयार करते हैं वो आपके रेडियो सेट्स के ज़रिए हम आप तक पहुँचाते हैं। आप सुनते हैं हमें। आप हमारे प्रोग्राम हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर भी सुनते हैं और अपने मोबाइल के एप्लीकेशंस के ज़रिए भी आप हमें सुन पाते हैं। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम आज एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट में, और आज हमें सुनने के साथ साथ देख भी पा रहे हैं। इस पॉडकास्ट के आगाज़ में आपने अभी सुना देही तरक्की के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान को। उनका ये कैप्सूल आपने देखा भी, और आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर और किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास अभी हाल ही में ख़त्म हुआ। इस इजलास के दौरान कई कार्रवाइयाँ हुई, कई बिल्स पेश हुई, कई मुद्दों पर बात हुई पार्लियामेंट में। और जो एक अहम बिल पेश हुई पार्लियामेंट में वो है जो 18 दिसंबर को पेश हुई, वो रोज़गार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025, जिसको नाम दिया गया। ये बिल पेश हुई 18 दिसंबर को लोकसभा में पास हुई। अगले दिन इस पर राज्यसभा में भी बहस हुई और ये भी राज्यसभा में भी पास हुई है ये बिल आपको पता होगा, आपने खबरों में सुना होगा कि ये बिल जो है ये 2005 में जो एक कानून बना था जिसे हम MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रोज़गार गारंटी योजना जो थी, उसकी जगह ये ले रहा है ये बिल। और अब इसमें चुनाचे सरकार ने ये कहा है कि ये बिल जो है इसमें बहुत सारी इस्लाहात हैं। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने आज अपने जिन मेहमान को दावत दी है, मैं उनका तारुफ कराई देता हूँ। ये हैं जम्मू कश्मीर के एक मारूफ इक़्तिसादियात के मामलात के माहिर हैं डॉक्टर एजाज़ अयूब साहब। एजाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मुबशिर साहब। आप हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाते रहते हैं जी। हमारे ख़बरों के बुलेटिन्स में आपकी आवाज़ अक्सर आती है जब भी हमें इक़्तिसादी मामलात पर बात करनी होती है और माहिराना राय लेनी होती है। तो जिस तरह हमने अपने आज दोस्तों को, अपने सामीन को, अपने नाजरीन को बता दिया कि हम किस मुद्दे पर बात करेंगे जी, तो ये बिल आया है, ये 20 साल पुराना जो बिल था MG नरेगा जो देही तरक्की के लिए ख़ास एक स्कीम, एक प्रोग्राम था मरकज़ी सरकार का, तो ये बिल उसकी जगह ले रहा है। आगाज़ में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप माहिराना जो राय देंगे हमें इस पर कि इसको चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आम तौर पे ये कहा जाता है ये 20 साल पहले बिल बना था और उस वक्त देही इलाकों में गरीबी का जो शरह जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो अब कम हो गई है। क्या वो वजह है या कोई और इस्लाहात हैं इस बिल में? कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी जब आती है ये किसी भी इकोनॉमिक रियलिटी के बैकड्रॉप में आती है और इसके कुछ इकोनॉमिक गोल्स होते हैं। 2005 का हिंदुस्तान और 2025 का हिंदुस्तान, इसकी रियलिटीज़ चेंज हो चुकी है। आप कोई भी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर ले लें, कोई भी इकोनॉमिक इंडिकेटर ले लें, जैसे आपने पावर्टी की बात की, गुर्बत की बात की, आप इसमें पर कैपिटा इनकम की बात करें, आप मोर्टेलिटी की बात करें, आप कोई सा भी पैरामीटर ले लें, जो पैरामीटर्स उस वक्त थे, उस वक्त के लिए MG नरेगा रेलेवेंट थी,
उस वक्त के जो गोल सरकार के थे कि जो फार्म डिस्ट्रेस था या लैंडलेस लेबर्स जो होते हैं रूरल सेक्टर में, जहाँ पे हिंदुस्तान की ज़्यादा आबादी रहती है, मोर देन 65% ऑफ पीपल आर इन रूरल एरियाज, जहाँ से आपकी मेजर डिमांड आती है। उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ये सिर्फ 2005 में नहीं हुआ, राइट फ्रॉम 1947 उसके बाद जब प्लानिंग कमीशन बना, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ आई, जैसे एक जवाहर रोज़गार योजना था, संपूर्ण रोज़गार योजना। तो ये चेंज होती रहती है विद चेंजेस इन जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ होती है। अभी अगर हम 2025 में बात करें, हिंदुस्तान के जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं इनमें काफ़ी तब्दीली आई है। पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव हुआ है, अर्बनाइजेशन पे एक अलग अर्बन रूरल में जो रेशियोज चेंज हुए हैं, रूरल सेक्टर में कनेक्टिविटी इम्प्रूव्ड है, जो प्रोडक्शन है उसमें एक अलग वेरिएबल्स आए, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे स्ट्रेस है या वाटर स्कैरिसिटी हो रही है। तो जो रियलिटीज़ है उनके रिस्पॉन्स में इस स्कीम का चेंज करना एक नॉर्मल सा कोर्स है। जैसे हमने रिसेंटली देखा जीएसटी भी आया था, उसको जीएसटी को भी चेंज होना पड़ा। तो बिसाइड्स दैट जो हमारे पास टूल्स होते हैं किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो टूल्स भी चेंज हो चुके हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी 2005 में। उस वक्त हम जियो टैग्ड फोटोज़ नहीं ले पाएंगे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होगा उसको हम डायरेक्टली अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट थे नहीं लोगों के पास, फाइनेंशियल इंक्लूजन उतना नहीं था, इसी तरीके से आधार नहीं था। तो अभी की जो चीज़ें हैं, जहाँ हमारे पास टूल्स है, वो इंटरनेट हो, वो मोबाइल फ़ोन हो, वो आधार हो या फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, ये टूल्स की वजह से हमारे पास इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत इंक्रीज़ हुई है। तो ये सही कदम है और सही डायरेक्शन में है। इस स्कीम में एनहांसमेंट लानी ज़रूरी थी। अब जो इस बिल को नया नाम दिया गया है एमजी नरेगा की जगह, उसके पहले जो वर्ड जोड़ा गया है वो है विकसित भारत। तो ये कैसे जोड़ता है विकसित भारत, क्योंकि सरकार ने जो निशाना हदफ मुकर्रर किया है 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। तो हाँ, समझ सकते हैं कि विकसित भारत के लिए दी ही तरक्की ज़रूरी है। तो किस तरह से इस बिल में उसका रोल रहेगा? जो पहले एमजी नरेगा थी उसमें जो ऑप्शंस थे प्रोजेक्ट्स के, वो बहुत वाइड थे, वो बहुत स्कैटर्ड भी थे, जिसकी वजह से हालांकि बिकॉज अ लॉट ऑफ स्कोप वाज देयर इन रूरल एरियाज, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी, तो स्कोप वाइड था। अभी इस स्कोप को नैरो किया गया है और अलाइन किया गया है एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2047 का रखा है, 100 ईयर्स ऑफ आज़ादी। तो उस चीज़ के साथ अलाइन करके साथ ही साथ इसमें 2-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ी गई है, जिसमें मैं 2 चीज़ों का जिक्र करूँगा। वाटर स्कैरिसिटी, क्योंकि पानी की जो अवेलेबिलिटी है, फ्रेश वाटर जो है, वो दिन ब दिन घट रही है। आपकी जो ग्राउंड वाटर लेवल्स है या आपका रेनफॉल है, बड़ा इरेटिक हो रहा है। उसकी वजह से डायरेक्टली आपके फार्मर्स, आपकी फार्म प्रोडक्शन और आपकी रूरल लाइवलीहुड पे असर पड़ रहा है। दूसरी चीज़ जो आपका है, जो आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, जैसे क्लाउड बर्स्ट अब फ्रीक्वेंट हो रहे हैं, वो 20 साल पहले वो रियलिटी नहीं थी। आपके बहुत सारी फ्लड्स अब फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। तो इन नई रियलिटीज़ और लॉन्ग टर्म विजन को अलाइन करके इस स्कीम को एक नई डायरेक्शन दी गई। अब एक बड़ा फोकस्ड रोल है जिसमें इन 2 चीज़ों का भी जिक्र है, बिसाइड्स लाइवलीहुड एंड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रूरल एरिया। इस बेसिक जो इसके बिल के रहेंगे, जैसे दीही तरक्की में इसकी क्या ज़रूरत है? हम आम तौर ये समझते हैं कि दीही इलाकों में जो भी तरक्याती काम होंगे, जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे, उनमें जो भी वर्क फोर्स लगता है वो उसी इलाके के लोग होंगे। तो एक अयामी कार, मैन डेज या वर्क डेज जिसे हम कहते थे, क्या उसमें कोई फ़र्क पड़ा है इस बिल के? बिल्कुल। देखिए, जो भी स्टेट लेवल, यूटी लेवल पे काम होते हैं उसमें डिफरेंट इदारे होते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये वाली जो स्कीम है ग्राम पंचायत के लेवल में है। इसमें जो नंबर ऑफ़ डेज़ पहले थे एमजी नरेगा में, वो 100 लिमिट थे, लेकिन इसको बढ़ा के 125 किया गया है। एक एनहांस 25% नंबर ऑफ़ डेज जो गारंटीड है एक लेबर को, वंस ही रजिस्टर्ड फॉर दिस। इन केस अगर गवर्नमेंट ने ये दिन नहीं दे पाती है तो गवर्नमेंट को इसका जो है कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। और एक चीज़ जो इसमें चेंज हुई है वो है फंडिंग। पहले इट वाज एंटायरली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी इसमें चेंजेस आई है, जिसमें कुछ स्टेट्स खुश नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स जो है 60-40, 60% ऑफ द फंडिंग विल बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% स्टेट। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, हमको 90-10 है। नॉर्थ ईस्टर्न एंड जो हिमालयन रीजन की स्टेट्स यूटीज़ है, उनको 90% सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा, खाली स्टेट गवर्नमेंट से 10%। और जो यूटीज़ विदाउट लेजिस्लेशन है, जैसे लद्दाख है, उसमें अभी भी 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आएगा। तो हम जम्मू कश्मीर की तरफ ही आएंगे। तो हमारी यूटी पे इस जो नया बिल आया है और जो अगर जब कानून बनेगा, एक्ट बनेगा, तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारे दीही मईशत पर?
अगर हम एमजी नरेगा की थोड़ी उससे ड्रॉ करें कुछ कंक्लूजन्स, हमारे लास्ट ईयर में लगभग दिसंबर तक ही लगभग आई थिंक 1000 करोड़ के करीब स्पेंड हुआ एमजी नरेगा पे। उससे पहले 1100 करोड़, उससे पहले भी 1100 करोड़। तो इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, कभी नीचे कभी ऊपर हो रहा था। जो एमजी नरेगा थी वो डिमांड बेस्ड थी, मींस पहले काम निकल के आते थे, उसके बाद एलोकेशन होती थी सेंटर से जी। ये वाला जो है इसमें एक बड़ी फ़र्क जो आई है, जो जी रैम ग्रामीण है, इसमें फंडिंग पहले एलोकेट होगी, उसके बाद नंबर ऑफ डेज अलाइन होंगे उन प्रोजेक्ट्स के साथ। मींस देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द फंडिंग पैटर्न ऑल्सो। इसमें जे.एंड.के की बात, हमारी छोटी इकॉनमी है, उसमें 1000 करोड़ सालाना आना एक साइजेबल अमाउंट है। इसका अमाउंट कहाँ जाता है? और ये अगर अर्बन सेंटर्स की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू रूरल एरियाज़। अगर आप ये मैंडेज एक गारंटीड कंडीशन में आप एक रूरल एरिया में, एक बॉर्डर एरिया में, एक बड़ी रिमोट एरिया में पहुंचाते हैं, तो उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उसकी वजह से आप यही लोग आप देखोगे, इवन वर्ल्ड बैंक ने इस स्कीम को, जो इसका प्रेडिसेसर है एमजी नरेगा को, काफ़ी सराहा था कि देयर इज़ मोर डिस्पोजेबल इनकम विद द पीपल इन द रूरल एरियाज विच हैज़ लेड टू दे स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, दे स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर। तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स ला रहा है ओवरऑल इंडिया की बात करें और जम्मू कश्मीर की बात करें। तो ये जो आपने अभी मैंडेज की बात की कि इसको 100 से 125 कर दिया गया है, तो हम अपने देखने वालों को, सुनने वालों को ये बता दें कि ये इन एक साल के अंदर 125 दिन मिलेंगे। बिल्कुल, एक हाउस होल्ड को। जी, इसको एक हाउस होल्ड को, जैसे आपने कहा कि अब जैसे किसी घर में कोई मर्द नहीं है तो यहाँ पर ख़वातीन की बाख्तियारी की बात भी आती है, तो क्या उनको ये दिन मिलते हैं? बिल्कुल। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक ही बंदे को 125 दिन इस्तेमाल करने हैं। अगर आप 2 लोग हैं, किसी को 50 मिले तो कलेक्टिवली 125 एक हाउस होल्ड को मिलेंगे। हाउस होल्ड को 125 मिलेंगे, दो लोग 3 लोग में डिवाइड हो सकता है। लेकिन इसमें और एक राइडर है जो जी रैम ग्रामीण में इस्तेमाल किया गया है। हमने देखा कि बिकॉज लैंडलेस लेबर्स बहुत सारे होते हैं रूरल एरियाज़ में, और लेबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्रॉप इन्फ्लेशन में। जी। जब क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है, जब मज़दूर ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, चूँकि यहाँ पे सरकार इनको गारंटीड मैंडेज दे रही थी, अवेलेबिलिटी ऑफ जो लेबरर्स फॉर फार्म प्रोडक्शन थे वो कभी कभी उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था, और एज अ रिज़ल्ट आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती थी। जो फार्मर था उसको लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन लेबर एमजी नरेगा में लगा हुआ था। अब सरकार ने इसमें क्या एक राइडर जोड़ा कि आपके 60 दिन ऐसे रहेंगे पर ईयर, जो कि एडवांस में बताओगे, ये ज़रूरी नहीं 60 दिन इकट्ठे होने चाहिए, जहाँ पे आपको ये वाले प्रोजेक्ट जो है, जो जी रैम ग्रामीण के अंडर आते हैं, वो प्रोजेक्ट्स आपको 60 दिन के लिए उस पर एग्जीक्यूशन नहीं करनी है, ताकि लेबर की अवेलेबिलिटी फार्म के लिए भी रहे और वो जो इन्फ्लेशन वाला कंपोनेंट है वो कम हो जाए। ये एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में ये, क्योंकि पीक डिमांड फॉर लेबर को जो है एड्रेस करने के लिए इट विल फ्लैटन दिट, और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर थ्रू आउट द ईयर एक बड़ी रैशनल बेस्ड रहेगा। इसी के साथ ये बात जुड़ जाती है कि जब हार्वेस्टिंग या कल्टीवेशन का टाइम आता है देही इलाकों में, तो वहाँ के लोग अपनी ज़रूरी सरगर्मियों के साथ मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ऐसे अय्याम में डेवलपमेंटल वर्क्स का क्या होगा और उन वर्कर्स का क्या होगा जिन्हें दिन अय्यामी कार या मैंडेज सरकार को? मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल कश्मीर से ही लूँगा जी। यहाँ पे सेब के बहुत सारी हार्वेस्टिंग होती है, या अखरोटों की हार्वेस्टिंग होती है, या पैडी की हार्वेस्टिंग होगी। डिस्पाइट कि यहाँ पे बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट है जी, लेकिन डिस्पाइट दैट 5 से 6 लाख माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ आके एम्प्लॉयमेंट जो है डिराइव करते हैं जी। और उसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है जब हार्वेस्टिंग होती है। एक तो अपना लेबर जो यहाँ का रीजनल लेबर है वो भी वो काम करता है, उसके बाद माइग्रेंट लेबर भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि बड़ा लेबर इंटेंसिव है। अभी मैकेनाइजेशन यहाँ पे बहुत कम है, तो लेबर इंटेंसिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। उसी आई थिंक उस चीज़ को भी हमको मदद मिलेगी, क्योंकि अगर आपको एमजी नरेगा के साथ जो जॉब कार्ड वाले लोग एसोसिएटेड है, उनको हार्वेस्टिंग के दौरान अगर जॉब कार्ड से काम नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्टली ये वाली जो गैप है वो फिल हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा रैशनल मुझे लगा इस नई स्कीम में। और ये जो मैंडेज जिनको देने हैं या जिन लोगों को काम देना है इस जी रैम जी बिल के तहत, इसमें जो नई इस्लाहात हैं उनमें जो ये वर्कर्स हैं, जो कामगार होंगे, उनकी आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा, कैसे होगी, उसका क्या मैकेनिज्म है इस नई बिल में? ये आपने भी बहुत ही अच्छी चीज़ बोली। करीब जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 15 लाख लोग जॉब कार्ड्स होल्ड कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा जो एग्जिस्टिंग स्कीम थी उसमें लीकेजेस काफ़ी थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो था वो सोशल ऑडिट का था।
हमने देखा कि बहुत सारे जगहों पे, पर्टिकुलरली आई रेड ए न्यूज़ इन टाइम्स ऑफ इंडिया कि वेस्ट बंगाल के कुछ विलेजेस में जब सोशल ऑडिट हुआ तो ऑलमोस्ट 100-200 करोड़ का जो है रेवेन्यू लीकेज, मींस एमजी नरेगा की एलोकेशन हुई थी, लोगों ने पैसा लिया था, लेकिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम दिखाया गया था वो प्रोजेक्ट्स थे नहीं जी। तो ये रेवेन्यू लीकेजेस बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटेबिलिटी, और जो मैकेनिज्म था, क्योंकि एग्जिस्टेंस सिस्टम था वैसा तो उसमें लीकेजेस वाज नॉट ए सरप्राइज। लेकिन अब सरकार जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है। टेक्नोलॉजी कौन सी चीज़ पे इस्तेमाल कर रही है? पहले ही जियो टैगिंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स, दूसरी चीज़ जो भी जॉब कार्ड है उसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अब आधार है। आधार आपका बैंक अकाउंट्स के लिंक्ड है, आपका मोबाइल के साथ लिंक्ड है, आपकी जो इसमें पेमेंट्स आएंगी उसमें आफ्टर एवरी आई थिंक वीक इन फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ इसकी जो है रिपोर्ट्स पब्लिश हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में यूजिंग आधार, यूजिंग मोबाइल, यूजिंग बैंक अकाउंट्स एंड यूजिंग जियो टैगिंग एज अ टेक्नोलॉजी एक एंड यूज़ ऑफ फंड्स को इंश्योर करने की कोशिश की गई है। हालांकि पिछले अगर 5-8 साल देखें तो इस टेक्नोलॉजी को एमजी नरेगा में भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब इस पे एक पूरा स्ट्रेस है कि ताकि ये रेवेन्यू लीकेजेस जो है, बहुत सारा पैसा जो सरकार खर्च करती है लेकिन एंड यूज़र तक नहीं पहुंच पाती है, उसको कंटेन करने के लिए इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी का जो बेस है वो थोड़ा वसी हो गया है। करेक्ट। इसमें साथ में ये भी कहा गया है कि इस जीरैम जी जो बिल है या जो स्कीम है, इसको कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है या करेंगे, जैसे पीएम गति शक्ति की बात आई है इसमें। राइट, पीएम गति शक्ति, क्योंकि इसमें जैसे कि आपने एक स्टार्ट में बिल्कुल सही बोला कि ये स्कैटर्ड नहीं, इसका एक फोकस 2047 के साथ एक है विजन है, जहाँ पे विकसित अगर हम देखें तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, कौन कौन से पैरामीटर्स है, तो उन पैरामीटर्स को हर एक स्कीम अलाइन हुई है। वो आपकी वाटर डेवलपमेंट की है, वो आपकी क्लाइमेट कंट्रोल की है, वो आपकी हाईवेज डेवलपमेंट की है, लेकिन इसमें एक जो हम बोल सकते हैं एक इसका जो इनहेरेंट चीज़ है कि ये अनस्किल्ड है, इसमें मशीनें इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी प्योरली लेबर बेस्ड। एमजी नरेगा में वो भी एक प्रॉब्लम थी कि प्रोजेक्ट को इस्तेमाल किया जाता था जॉब कार्ड, लेकिन बंदा जेसीबी ला के वो काम कर देता, तो इट डिफीट्स द पर्पस। अनस्किल्ड लेबर की जगह ठेकेदार काम ले जाता था, तो वो चीज़ें भी इसमें जो है आई थिंक दैट हैज़ बीन कैप्चर्ड। किसानों और मजदूरों के फ़ायदे की बात करेंगे क्योंकि कुछ लोग देही इलाकों में किसान भी हैं और फिर कुछ दिनों में मजदूरी भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, जैसे आपने कहा, लैंडलेस लोग भी बहुत सारे हैं देही इलाकों में जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, तो उनमें क्या कोई फ़र्क रहता है जिनको ये काम दिया जाएगा पेमेंट्स के हिसाब से, या जैसे हम सोचेंगे कि भाई इसके पास ज़मीन भी है, इसको ना भी मिले तो अच्छा है, इसमें क्या इसमें एम्पावरमेंट किया गया है ग्राम पंचायत्स को, बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग जो ग्राउंड लेवल की है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होती है कंपेयर टू आपको डीसी साहब कोई पॉलिसी बनाएंगे या आपको सेंट्रली कोई पॉलिसी बनेगी। तो ग्राम पंचायत का ये काम है, उसको मैंडेट दिया गया है कि जो आपके पास एप्लीकेशंस आती है जॉब कार्ड्स के लिए, दे हैव टू एंश्योर कि इसके पास और कोई ज़रिया नहीं है काम करने का, या लैंडलेस लेबर्स को प्रायोरिटी कैसे दी जाए, वो उनका मैंडेट है, और जो एमजी नरेगा में ऑलरेडी इन प्लेस था, तो आई थिंक दैट हैज़ टू बी टेकन केयर बाय ग्राम पंचायत्स। डॉक्टर एजाज साहब, जैसे आपने कहा कि जो फंडिंग का जो अब सिस्टम इस पर चेंज हो गया है, तो क्या आप ये समझते हैं कि उससे देही मईशत कमज़ोर हो सकती है? मेरे ख्याल में है एक ओबियसली स्कीम को रिफॉर्म किया गया है, इसका जो एक लोड था लगभग 80,000 करोड़ के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट पे था जी। सालाना 70-80 हज़ार, ये बढ़ रहा था। पिछले 10 साल की ही बात करें तो ये ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट पे। उस एक चीज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉजिक है एज पर देम, वो कह रहे हैं कि जब स्टेट की एक ओनस आएगी, व्हेन इज देयर स्किन इज़ इन द गेम, तो एक एग्जीक्यूशन की इंश्योर करना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कंपेयर टू सेंट्रली पैसा आ रहा है, वो नीचे इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो एंड यूज़ हो रहा है कि नहीं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स के बजट्स है अक्रॉस इंडिया, दे आर स्ट्रेस्ड करंटली, डेट काफ़ी ज़्यादा है बहुत सारे। फॉर्चुनेटली हम 90-10 में आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर 90-10 में आ रहा है, तो मे भी हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो पैसा इसमें से आ रहा है वही लोग आपकी जो है स्पेंडिंग करते हैं रीजनल इकॉनमी में, और उसी से आपकी टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन वाकई बढ़ती है। तो एक ओवरऑल लॉजिक देखें तो स्टेट्स जो पर्टिकुलरली साउदर्न स्टेट्स में से कुछ बड़ी स्टेट्स ने इस पे काफ़ी आपत्ति एक्सप्रेस की है, जाहिर की है कि दिस फंडिंग पैटर्न नीड्स टू बी रिविजिटेड।
दिस इज अ डिबेट, इट्स अ डिबेट इस टू पे बी हो सकता है, ये बात हो सकती है। तो बहरहाल हम विद रेफरेंस टू JNK हम जी, अपनी जी। बात करेंगे। जैसे आपने कहा कि हम हिमालयाई यूटी हैं, हिमालयन यूटी हैं, तो यहाँ पे जो फंडिंग का पैटर्न रहेगा वो 90-10 रहेगा। जी। और आपने कहा कि हमें इस यूटी के ख़जाने पर कोई ज़्यादा भार नहीं पड़ सकता, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि सपोज़ आपने कहा कि अगर किसी वर्कर को, किसी कामगार को इस GRAMG कानून के तहत काम न दिया जा सके तो उसको बोनस देना पड़ेगा, वो इससे पहले भी था, वो MG नरेगा में भी था। किसको देना? अगर वो स्टेट या यूटी गवर्नमेंट को देना है तो हमारे पास तो 10% है। इससे पहले भी MG नरेगा में भी अगर आप गारंटीड जॉब नहीं दे पा रहे हैं, जो कॉम्पनसेशन था उसका अनवर्क डेज का, आपने 100 दिन देने हैं एक हाउस होल्ड को, आपने 100 की जगह 60 दिए, वो 40 दिन का कॉम्पनसेशन MG नरेगा में भी स्टेट गवर्नमेंट को देना, इसमें भी वो है। इसमें हमको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर 1000 करोड़ हम ऑलरेडी ईयरली स्पेंड कर रहे हैं तो 100 करोड़ जम्मू कश्मीर सरकार को अपनी यूटी से देना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ बिग अमाउंट गिवन द फैक्ट कि इसके फ़ायदे कितने ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर हिमालयन बेल्ट में है और हमने देखा हिमालयन बेल्ट बड़ा वोलेटाइल हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। हमने रिसेंटली देखा फ्लड की क्राइसिस, हमने रिसेंटली क्लाउड बर्स्ट देखे, हम लैंडस्लाइड्स देख रहे हैं, सॉइल इरोजन देख रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हमारा जो फार्म का प्रोड्यूस, हम पीक हार्वेस्टिंग जो एप्पल का था, हमने देखा हमारी फसल को कितना नुकसान हुआ। नॉट जस्ट बिकॉज कि हेल स्टोन्स हुए या उसकी वजह से, सैलाब की वजह से दरख्त ख़राब हुए, बल्कि सड़क जो है कौमी शाहरा है वो बंद रही, उसकी वजह से मूवमेंट नहीं कर पाए। तो ये जो MG नरेगा का स्कैटर्ड फोकस था, अब ये क्लाइमेट और वाटर टेबल, ये सब चीज़ों के, मुझे लगता है हमको दो हाथों से इस चीज़ को, एक पॉलिसी के यूटी को, MG नरेगा को किस तरीके से हम अनस्किल्ड लेबर को इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के पास लगाएं। जैसे इसमें एक चीज़ है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इसमें फ्लड मैनेजमेंट, जैसे फ्लड मैनेजमेंट में क्या हमारी जो एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिवर बेड ड्रेजिंग की ज़रूरत है, क्या हमको डिफरेंट रूट्स बनाने पड़ेंगे, क्या हमको हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अपने गोडाउन्स की स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। तो ये सारा एनकम्पास होएगा। हाँ, रकम छोटी है 1000 करोड़ उसके लिए, लेकिन मे बी जैसे कि आपने कहा कि कुछ स्कीम्स को मर्ज करके हम, MG नरेगा इज़ अ बिगर पोर्शन, वी कैन ड्राइव अदर स्कीम्स इन दिस डायरेक्शन एंड मे बी इम्प्रूव दीज कंडीशंस फॉर आवर फार्मर्स। जी, तो इस बिल के रेफरेंस में जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, रेशो क्या रहेगा? जैसे वर्कर्स का जो आइडेंटिफिकेशन होगा उसमें मेन एंड वीमेन का क्या रेशो रहेगा जो नए इस्लाहात हैं उसकी रूह से? आई थिंक 50% जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है स्कीम का, जो MG नरेगा की बात करेंगे उसमें जम्मू कश्मीर में खाली 30 to 35% वुमेन फोक यूज टू बी पार्टिसिपेटिव। इसमें आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, इसमें शायद उन्होंने इंक्रीज़ किया है। जी, तो ये जो MG नरेगा जो था, एक जैसे आपने कहा कि अब 20 साल पुराना हो गया था और 20 साल में बहुत सारी चेंजेस आई डेवलपमेंट के ताल्लुक से, इकोनॉमी के ताल्लुक से, तो क्या कुछ खामियां थी उसमें जिनको दुरुस्त किया गया इस बिल्कुल। एंड यूज़ ऑफ फंड्स, जैसे मैं बोलूँगा रेवेन्यू लीकेजेस काफ़ी थी, वो एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। आपने 10 रुपये कहीं खर्चा है, उस 10 में से 10 का फ़ायदा आना चाहिए, लेकिन वो चीज़ जो है रेवेन्यू लीकेजेस काफ़ी हो रही थी। जॉब कार्ड्स बहुत सारे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या एंड यूज़ ऑफ फंड्स अगर देखा तो प्रोजेक्ट्स थे नहीं। दूसरी चीज़ 100 से 125 चला गया, सो विच इज़ इवन बेटर। इसके अलावा आप देखें कि स्कैटर्ड था, डायरेक्शन लेस नहीं बोलूँगा, लेकिन डायरेक्शन इतनी फोकस नहीं थी, डायरेक्शन थी लेकिन फोकस नहीं थी। अभी 4 बड़े कोर एरियाज़ पे फोकस चल रहे हैं। तो आई थिंक थी चीज़ें जो कि चीफ दुरुस्त की गई हैं और जो कि इम्प्रूव, और 10 साल के बाद हम देखेंगे इस स्कीम को किसी और नाम से या किसी और डायरेक्शन में लिया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द रियलिटीज़ ऑफ 10 years फ्रॉम नाउ। डॉक्टर साहब, मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, हम वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ, तो मेरा ये आखिरी सवाल ये है कि जब भी हम कोई ऐसी स्कीम सरकार इंट्रोड्यूस करती है, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसा बिल या कोई ऐसा कानून लाती है जिसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की जाती है कि हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी पर्टिकुलर एरिया को उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये कानून ला रहे हैं, उसमें साथ साथ में सोशल सिक्योरिटी की भी बात होनी चाहिए। तो क्या इसमें सोशल सिक्योरिटी की कोई बात है? एब्सोल्युटली। आप देखें कि दुनिया भर में और हिंदुस्तान में भी इनकम इक्वालिटी और वेल्थ इनक्वालिटी रेज हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। बहुत सारे कम लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, और हमारी बहुत सारी आबादी जो हिंदुस्तान की है वो रूरल एरियाज़ में रहती है। तो ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का भी एक ज़रिया है कि आप काम के साथ साथ पैसे की गारंटी दे दें। तो मेरे ख्याल में इसकी बजट एलोकेशन में भी इंक्रीज़ अगर हो, इवन बेटर, क्योंकि हिंदुस्तान की सारी तरक्की जो है रूरल एरियाज से आती है, तब जाके आपके अर्बन सेंटर्स क्रिएट कर पाते हैं।
तो चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज अयूब, आप so हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, इस पॉडकास्ट में आपने शिरकत की और बहुत सारी मुफीद बातें हुई। अल्लाह ने चाहा तो आपको फिर दावत देंगे इंशाअल्लाह, और फिर या इस मुद्दे पर या किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सामीन और नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये पॉडकास्ट आप तक हमने पहुंचाया, हम कितने कामयाब रहे आप हमें बता सकते हैं। इस पॉडकास्ट को तैयार करने में हमें जो ताउन हासिल रहा, अमली ताउन दिया हमें दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर, हम पूरे अमले के भी शुक्रगुजार हैं। इस पॉडकास्ट को तैयार करने में ये हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे, और ये पॉडकास्ट जो दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर पर जिन लोगों ने देखा, उनका भी बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले पॉडकास्ट में या रेडियो तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, उसमें आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।